आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा जब तक कि क्लास 10 तक एनसीईआरटी के सारे टॉपिक कवर ना हो जाए। तो हर बार की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट की हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। और हाँ, एक सरप्राइज़ है ये कि मैं जल्द ही एक एमसीक्यू सीरीज़ लाऊंगा अपने चैनल पे। वो जितनी भी अब तक में डीएसएसबी में एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सब में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो भी क्वेश्चन होंगे उनका मैं प्रीवियस ईयर एनालाइज करके फिर मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यूज़ लाऊंगा, जिनसे आपको टीआरई 3 में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है आज का कि सजीव विशेषताएं एवं आवास। ठीक, तो जो भी इंपॉर्टेंट है उसे मैंने पीपीटी फॉर्मेट में समझाने की कोशिश किया है इस वाले वीडियो में, और ताकि आपका समय बर्बाद कम हो और आप कम समय में जल्दी से जल्दी चैप्टर कवर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे कि सजीव एवं उनके परिवेश। तो इसमें दो तरह के परिवेश हैं, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, एक मरुस्थलीय परिवेश और एक जलीय परिवेश। तो मरुस्थलीय परिवेश में यहाँ पे दे रखा है कि ऊँट के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है, तो ऊँट से ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, यानी बालू में, जैसे ये बालू है ये गर्मी है और जो ऊँट है उनके पैर लंबे होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ऊँट है, तो हीट जो है कि उनके बॉडी तक नहीं पहुंच पाती आसानी से, तो इससे वो गर्मी से बचे हुए रहते हैं। ठीक है, तो वही है कि ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, जो कि चित्र 6.2 में है, एनसीईआरटी में दे रखा है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, जो वो टॉयलेट निकालते हैं वो शुष्क होता है। उन्हें पसीना यानी स्वेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। जो मरुस्थलीय जीव है ना, जो कि स्पेशली ऊँट कहा जाता है, वो जो है जल का ह्रास उसमें बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऊँट के बारे में, बताया कि उनका परिवेश कैसा है, वो मरुस्थलीय परिवेश में कैसे रहते हैं। ठीक है, अब है कि जलीय परिवेश, जैसे मछलियाँ हैं जो कि जलीय जीव हैं, और जलीय परिवेश में ये किस प्रकार रहते हैं कि मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। जो मछली में सल का रहता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ठीक है, वो ढका रहता है, जो मछलियों को सुरक्षा, जल में गति करने में भी सहायता करता है। हमने पिछले वाले चैप्टर में मछली के बारे में बताया था कि वो किस प्रकार गति करता है। हाँ, अगर आपने पिछले वाला चैप्टर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सक्सेस 3.0 में। ठीक है, उसमें मैं टीआरई 3 से इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें मैं सब चीज़ कराऊंगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि चूंकि मैं ये वीडियो चाहे 6 से लेकर 10 तक मैं टीआरई 3 मतलब बीपीएससी टीचर के लिए मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ मैं लूँगा, और जो थ्योरी टाइप का है बोलने वाला चीज़ जो कि आप लोग आसानी से समझ लेंगे वो नहीं। हाँ, यही मैं 6 क्लास के बच्चों के लिए अगर ये वीडियो बना रहा होता तो हर एक पॉइंट कवर करता छोटा छोटा, क्योंकि उनको बेसिकली बच्चे की तरह समझाना था, और आप लोग तो छोटा छोटा बात समझ ही जाएंगे, इसीलिए हमने बस इंपॉर्टेंट बातों को कवर किया। तो मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है, जो मछलियों को सुरक्षा, जल में गति करने में भी सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद मछली में गिल्स यानी क्लोम होते हैं जो कि श्वसन में सहायक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार मछली जलीय परिवेश में रहते हैं। अब है आगे दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में आवास और अनुकूलन। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। यानी विशिष्ट संरचनाओं मतलब जो भी जीव जिस भी परिवेश में रहते हैं उसमें एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, और उसी विशिष्ट संरचना की वजह से जो है कि पौधे हो या जंतु हो वो अपने परिवेश में रह पाते हैं। जैसे मछलियाँ पानी में रह पाती है, लेकिन मछलियाँ सूखे में नहीं रह पाती, क्योंकि मछली में गिल्स होता है प्रेजेंट, और गिल्स क्या करते हैं, पानी से जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ले पाते हैं। बट ह्यूमन में होते हैं लंग्स, तो वो केवल ऑक्सीजन ले पाते हैं, तो वो पानी में नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर, जैसे मछली में गिल्स हुआ, ह्यूमन में लंग्स हुआ, तो ये उनका विशिष्ट संरचना है जो उनको उनके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप में अनुकूलित हो सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे स्थलीय आवास और जलीय आवास। तो जो स्थल आवास है, यानी जो स्थल जिसको कि जमीन भी कहते हैं, पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। एग्जाम्पल हो गए वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। और जलीयवास में क्या क्या आ जाएंगे, जो जलाशय, दलदल, झील, नदी एवं समुद्र होते हैं जहाँ पे पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, उसे जलीयवास कहते हैं। तो बेसिक सा ये था डेफिनेशन कि स्थलीय आवास यानी जो स्थल पे पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु होंगे वो स्थलीय आवास कहलाएंगे, और जो जलाशय, दलदल, झील, नदी, समुद्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु जलीय आवास कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि जैव घटक क्या है और अजैव घटक क्या है। तो जैव घटक क्या है उसके बारे में पहले देखेंगे, और देखेंगे फिर अजैव घटक क्या है। तो जैव
अजैव घटक क्या है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। ठीक है, चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं, यही बात नोट कीजिएगा, निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। यानी जैव घटक में कौन कौन से आ जाएंगे? सभी जीव जैसे पौधे एवं जंतु। ठीक है, अब जो निर्जीव चीज हैं जैसे कि हो गए आपका चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, जिनसे हमें फायदा मिले, ठीक है, वो सभी चीजें क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं और अजैव घटक है। समझ गए? यानी जो अजैव घटक है उनसे जैव घटक को फायदा मिलता है। ठीक, तो ये हो गए आपका। और अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, कुछ स्थलीय आवास, और जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे कि मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र एवं पर्वतीय क्षेत्र। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ये डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है कि बिल में मरुस्थलीय जंतु, जो हमने ऊँट के बारे में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे गर्मी होती है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होती है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो गर्मी की वजह से जो स्थल पर पाए जाने वाले कुछ कुछ जीव थे, जैसे कि एग्जाम्पल ऊँट हो गए, तो उसके पैर लंबे थे जिनकी वजह से हीट उनके बॉडी तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो इस प्रकार वो सर्वाइव कर लेते थे आराम से स्थल पे। ठीक है, बट कुछ ऐसे जीव हैं जो कि स्थल के नीचे रहते हैं, क्योंकि स्थल पे ही गर्मी रहती है, इससे थोड़ा सा ऊपर अगर बॉडी रहे तो गर्मी कम लगेगी, और अगर स्थल के नीचे बिल बना के रह जाए, जैसे कि कुछ सांप हो गए और चूहा हो गए, ये लोग जो स्थल के नीचे रहते हैं बिल में, जिनसे क्या होती है, इनको उतना टेम्परेचर का असर इन पे नहीं हो पाता है जितना स्थल पे होता है टेम्परेचर। तो मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन के तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं 6.4 में। ठीक है, रात्रि के समय जब तापमान की कमी आती है ना, तो वो फिर जंतु बाहर निकल आते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में रात के समय। उसके बाद हम, ये तो हो गए जंतु, अब है पौधे के कुछ एग्जाम्पल, जैसे मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे जैसे कि कैक्टस है, नागफनी, ये सभी चीज़ें हैं। इसमें जो है कि जो ये स्थलीय पौधे हैं, मरुस्थलीय पौधे हैं सॉरी, इसके पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो वाटर की कमी होगी, अगर बहुत सारा वाष्पोत्सर्जन होने लगेगा तो इस प्रकार तो प्लांट सूख जाएगा ना, तो इस प्रकार वाटर का ह्रास इस प्लांट का ऐसा स्ट्रक्चर अपने आप को बना लेता है, अनुकूलित कर लेता है, जिससे जल का ह्रास कम होता है। यानी क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन ही कम होगा। अगर वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो पानी कम निकलेगा, तो ज़्यादा सर्वाइव कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी तो उतना रहता नहीं। तो इस वजह से क्या करते हैं, इसके पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं, जो कि देख रहे हो पत्ती जैसी संरचना को आप देखते हैं, वह वास्तव में इसका तना है। तना जो ही है ना, ये रूपांतरित रूप जो कि इसका पत्ती जैसा दिखता है। ठीक, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि नागफनी जो है कि किस चीज का रूपांतरण है, तो याद रखिएगा तने का रूपांतरण है। ठीक, तो वह वास्तव में इसका तना है, और इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है, क्योंकि भाई जो तना ही है पत्ती के रूप में आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रकाश संश्लेषण होगा वहीं पे होगा, इसी में होगा, तने में ही होगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं हमारे एग्जाम में, कि जो है कि कौन से पौधे में प्रकाश संश्लेषण उसके तने में होता है, तो आप बोलेंगे कि नागफनी का जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण उसके तने में होता है, क्योंकि वही पत्ती जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस प्रकार वह रूपांतरित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है, तना जो इसका मोटी मोम परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलता है, और इस प्रकार ये अपने परिवेश में रह पाते हैं, यानी ये मरुस्थलीय परिवेश में रह पाते हैं। अगला दे रखा है पर्वतीय क्षेत्र। अभी हमने मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्र। जिस प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्र में हमने एनिमल के मतलब जानवरों के बारे में पढ़ा, पौधों के बारे में पढ़ा, उस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में भी हम पौधों के बारे में यानी प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखा है कि पौधे या पेड़ जैसे कि चीर, देवदार, स्प्रूस आदि पहाड़ी वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। ये सभी एग्जाम्पल जो हमने लिखा ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुकूलित है। यही इस प्रकार के पौधे पर्वतीय क्षेत्र में आपको यानी वन में हो या फिर जंगल हो या प्लांट हो, आपको इस प्रकार के दिखाई देंगे, यानी शंकु के आकार का दिखाई देगा। ठीक है, देखिए पर्वतीय क्षेत्र में जो इस टाइप के प्लांट होते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही ऊंचे वाले क्षेत्र में जहाँ पे बर्फबारी होती है, तो शंकु के आकार का होता है। तो बर्फ जैसे पड़ती है इस पर, तो क्या होता है, संघर के नीचे आ जाता है, जिससे इस पर बर्फ नहीं जमता। और इसी वजह से जो होते हैं कि पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष इस प्रकार के यानी शंकु के आकार के हो जाते हैं, जैसा कि क्रिसमस ट्री हम लोगों ने देखा है ना ऐसा। तो हमने जो है कि पौधों के वृक्ष के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे कि एनिमल यानी जानवरों के बारे में। तो कुछ कुछ जानवरों के उदाहरण है, जैसे कि पहाड़ी तेंदुआ। ये जो तेंदुआ है, हिम तेंदुआ बोलिए या पहाड़ी तेंदुआ बोलिए, ये जो है पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस तरह के तेंदुआ दिखेंगे वहाँ के। ठीक है, और याक हो गए आपके, जो बी नंबर में ये देख रहे हैं, ये याक हो गए, तथा पहाड़ी बकरी, ये है आपका पहाड़ी बकरी। ठीक है, पर्वतीय आवास के प्रति ये सभी ये अनुकूलित होते हैं। अन्य जंतु नहीं रह पाएंगे जो नॉर्मल वाले क्षेत्र में स्थल में रहते हैं। ये पर्वत
पर्वतीय क्षेत्र में इसी के अनुसार ये अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्या दे रखा है कि जो जंगल है उसमें किस प्रकार वो अनुकूलित होते हैं। चूंकि हम लोग आवास पर रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, वन क्षेत्र में क्या है, जैसे शेर, हिरण तथा अन्य जंतु एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। ये इनको पता चल जाता है, इसको थोड़ा सा भनक हो जाता है कि शिकारी आ रहा है, इस प्रकार ये अपनी जान बचा सकते हैं। और इनको अनुभास हो जाता है कि हमारे आसपास या कुछ दूर तक शिकार है। तो इस प्रकार शिकारी को शिकार का और शिकार को शिकारी का पता चलता है और इस प्रकार वातावरण के अनुसार अनुकूलित रहते हैं। जैसा प्रकृति ने बनाया है, इसका काम है शिकार करना, इनसे इनको भोजन मिलता है, और इनका काम है कि अपने आप को रक्षा करना। तो इनमें थोड़ा बहुत जो सुनने की क्षमता होती है वो अधिक होती है, सुनने हल्की सी भी हलचल और हड़बड़ाहट होती है तो इनको पता चल जाता है। अगला है आपका कुछ जलीय आवास। ठीक है, हमने कुछ अब पर्वतीय क्षेत्र देखे, ये सभी क्षेत्र देखे, अब कुछ हम लोग जलीय आवास देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला क्या देखेंगे, समुद्री। तो समुद्र के में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं, ठीक है, जैसे स्क्विड एवं ऑक्टोपस, दो जीव के नाम हमने लिखे हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस में मछलियों की तरह धारा रेखीय नहीं होता है, जैसा कि मछली में हम लोगों ने सेल का देखा था ना, धारा रेखीय। ठीक है, उस प्रकार ऑक्टोपस और स्क्विड में धारा रेखीय नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। ठीक, वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। ठीक, तथा शिकार पकड़ते हैं। तलहटी क्या होता है, नीचे का तल, समुद्र में सबसे नीचे का तल, उनको तलहटी बोला जाता है, कि गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा शिकार पकड़ते हैं, ये ऑक्टोपस और स्क्विड। ठीक, और जब वे जल में चले जाते हैं, यानी जो तलहटी में है नीचे, अब थोड़ा सा ऊपर गया जल में, ठीक है, तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से ऐसे समुद्री जीव है या जलीय जीव है जो कि धारा रेखीय बाद में बनाते हैं या जल में आने पे बनाते हैं, तो ऑक्टोपस और स्क्विड। ठीक है, इनमें गिल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी जलीय जीव है तो उसमें गिल होगा ही, लेकिन डॉल्फिन एवं वेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होता। अब देखिए ये बात हो गया कि डॉल्फिन एवं वेल में कुछ जंतु है जिनमें गिल नहीं होता, यानी ये बात इनसे साबित होती है कि हर समुद्री जीव या जलीय जीव में जरूरी नहीं कि गिल हो। जैसे डॉल्फिन हो गए, वेल हो गए, इन जैसे कुछ जंतुओं में क्या होते हैं, गिल नहीं होते, तथा ये क्या करते हैं, वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अब ये सवाल बन सकता है कि डॉल्फिन जो है कि जल जीव हैं, बट इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, तो ऑप्शन में रह सकता है गिल के द्वारा, वात छिद्रों के द्वारा, अन्य, या फिर ए बी। तो इस प्रकार जैसे ही आप देखेंगे कि वेल मछली है, डॉल्फिन है, फट से दिमाग में आएगा जल जीव है, गिल मार के निकल जाएंगे। तो इस प्रकार मिस्टेक हो सकती है, तो हमें ध्यान देना है। इसीलिए ये है कि एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो डॉल्फिन होते हैं वो वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं, ना कि गिल के द्वारा, क्योंकि इसमें गिल प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगला है ये जो कुछ जलीय पौधे जल सतह पर पल्लवन करते हैं। देखिए जल सतह पर पल्लवन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी तक स्थित होती है। देखिए आंशिक रूप से, पूरा पूरी, ये तो ऊपर ही है, सतह पे ही सीधा सीधी, ये थोड़ा सा सतह पे है, और इसकी जड़ लेकिन यहाँ कहाँ पे है, नीचे है। क्या है, जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थित होती है, मिट्टी में स्थित है लेकिन फूल इनका बाहर है। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न होते हैं, जैसे ये देखिए, ये पूर्णतः जलमग्न है, ये जल के सतह पे, ये जल के सतह पे, ये पूरी तरह से जल में, और ये आधा जल में है, इसका रूट जल में है, बट इनका फूल जल के सतह के ऊपर है। तो क्या है इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो स्थलीय पौधे में जड़ जो है कि जल खनिज तत्वों के अवशोषण का काम करती है, लेकिन जलीय पौधे के जड़ तलहटी में जमाए रखना होता है। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जो रूट है ना, सिंपल प्लांट है, कोई सिंपल प्लांट है, उनमें जो आपका रूट होता है यानी जो जड़ होता है, उनका बेसिक काम क्या होता है, जो भी सॉइल में खनिज लवण होते हैं उनको क्या कहता है, प्लांट के लीफ तक पहुंचाता है या प्लांट के अन्य भागों तक पहुंचाता है रूट। बट जो जलीय जीव, ये स्थलीय जीवों के लिए हो गया, बट जो जलीय जीव है उसमें क्या करते हैं, इनके जड़ की मैं बात बता रहा हूं, ये जड़ जो होते हैं जलीय जीव के, वो क्या करते हैं, मेन उसका काम क्या होता है, जल और खनिज मिनरल को अवशोषण करना उनका काम नहीं होता। मेन उनका काम होता है जो मिट्टी में ये उनको बनाए रखे, पकड़ के रखे, जकड़ के रखे, तो ये उनका काम होता है। तो उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि हमारे आसपास के जीव एवं उनके लक्षण, ये दे रखे हैं हमारे एनसीईआरटी में। तो इनके बारे में बहुत तरह की स्टोरी दी हुई थी, जो कि आप एक लाइन में, जो कि आप बेसिकली जानते ही हैं। और चूंकि हम लोग टीआरई 3.0 हो या 4.0 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी एनसीईआरटी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ लेना है। अब क्या कहते हैं, सुनते हैं, जड़ होता है, तना होता है, मेन बेसिक इजी चीज तो आपको पता ही होगा। लेकिन हाँ, ये बस है कि एनसीईआरटी जो है कि हमें
हमें 6 से लेकर 10 तक उनका एक एक रस पी जाना है, ताकि कहीं से भी आए हम लोग उनको आसानी से बना सकें। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट जिनसे कि क्वेश्चन बन सकते हैं, कहते हैं डेफिनेशन आपको नहीं ना लिखना है एग्जाम में, आपको तो एमसीक्यूज बनाना है, तो इसलिए मैंने उस टाइप के सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कवर किए हैं जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे जैसे सेक्शन बढ़ते जाएंगे, जैसे अभी 6 का चल रहा है, फिर 7 का आएगा, फिर 8 का आएगा, तो जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं बढ़ाता चले जाऊंगा। तो अभी इसमें यही था कि हमारे आसपास के जीव एवं उनके लक्षण क्या थे, जैसे कि जीव जो भी सजीव हैं तो उनके लक्षण क्या हो सकते हैं, वो भोजन को ग्रहण करेंगे, उनका पाचन करेंगे, वो श्वसन की क्रिया करेंगे, उनमें वृद्धि देखने को मिलेगी, वो उत्सर्जन करेंगे, वो अपनी संख्या में वृद्धि के लिए प्रजनन करेंगे, और वो उद्दीपन के प्रतिक्रिया करेंगे यानी अनुक्रिया दिखाएंगे। तो ये सभी चीजें थी आज के चैप्टर में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने हाईलाइट किया, फिर उनको पीपीटी के फॉर्मेट में आपको समझाया ताकि शॉर्ट वे में आप जल्दी से समझ सको। और हाँ, ये वीडियो जो है कि सीरीज सक्सेस 3.0 का प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, जो भी वीडियो मैं डालते जाऊंगा डे बाय डे चलता जाएगा, और ये क्लास 10 तक एनसीईआरटी का मैं कवर करूंगा पीपीटी के फॉर्मेट में या फिर डायरेक्ट एनसीईआरटी हाईलाइटेड टॉपिक में करूंगा। तो जो भी नए हो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज जो टीआरई 3.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 4.0 के लिए, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।